बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू वुड बी डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, हम जो है वो अपनी रेगुलर क्लासेस का आगाज़ करते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे आप जानते हैं कॉलेजेस वगैरह हमारे क्लोज़ हो गए हैं। अब हमने इस टाइम को वेस्ट तो नहीं करना, हमने यूटिलाइज़ तो करना है। तो हमने जो है वो एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि आपके सामने एक प्रॉपर लेक्चर जो है वो सामने रख दिया जाए। फिर भी अगर इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हमने टॉपिक्स में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़े, उसके बाद हम सेल की तरफ आए। सेल में जो है वो हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पढ़ी, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, उनका फंक्शन पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि एक ऑर्गेनेली हमारे सेल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए किस तरह से ज़रूरी है और वो क्या काम करती है। इस तरह आज जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट लेवल की बात जो मैंने की है ये क्या है, इसमें यह है कि आपको पता है जितनी भी हमारा पूरा जो एक इंडिविजुअल है या फिर जो हमारा एक ऑर्गेनिज़म है, वो इन सब का जो बेसिक यूनिट है ना वो सेल है। डिफरेंट सेल्स होते हैं, वही आपस में मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे, उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन्स बन जाएंगे, जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो हमें एक इंडिविजुअल हमारे सामने जो है वजूद में आ जाता है। इस तरह अब जो है वो हम सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल के बाद जो है वो टिश्यू पर चलते हैं। टिश्यू हमारा आज का टॉपिक है। टिश्यू बनते कैसे हैं, जब डिफरेंट सेल, वो जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, वो जिनका फंक्शन सेम होता है, जब वो आपस में असेंबल होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है। हमारी बॉडी में, बीइंग द ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली जो है वो उनकी 4 टाइप्स हैं। और ये जो 4 टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, दीज आर बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शंस। मॉर्फोलॉजी मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, शेप क्या होती है। मॉर्फोलॉजी किसी भी सेल की, किसी भी स्ट्रक्चर की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना, जो उसकी एक्सटर्नल शेप होती है, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और फंक्शंस की, कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इन तमाम 2 चीज़ों को जो है वो बेस बनाकर डिफरेंट टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, देन कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। आपने नाम सुना होगा नर्वस टिश्यूज़ का नाम आपने बहुत दफ़ा सुना है, जैसे कि न्यूरॉन्स आपने पढ़े हैं। उसके बाद मसल्स टिश्यू, ये जो आपके मसल्स होते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्शन में, जिनकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन आपको मूवमेंट के काबिल बना रही होती है, ये तमाम टिश्यूज़ इन नेचर होते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़, जैसे कि आपकी बोन्स हैं या जो ब्लड है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे और भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और उसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ये तमाम टिश्यूज़ जो है ना, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो बच्चों, हम एपिथेलियल टिश्यूज़ की तरफ चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं हमारे, वैसे अगर मैं आपको इस लेक्चर से हटकर बताऊं तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो होते हैं जो हमारी प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है, ठीक है, हमारी स्किन के जो आउटर स्किन है हमारी, उसके अलावा हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा हार्ट है, चाहे हमारा स्टमक है, चाहे हमारे किडनीज़ हैं, तमाम के इर्द गिर्द जो है वो एक आउटर कवरिंग मौजूद होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। उनके अंदर जो सेल होते हैं उनको एपिथेलियल सेल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इनको जो है देखते हैं, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं इनमें देखते हैं कि एक प्रोडक्टिव बाउंड्रीज़ होती हैं और जो कि डिफ्यूजन ऑफ आइंस एंड मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होती हैं। मतलब प्रोडक्टिव बाउंड्रीज़ हैं, इनका काम, इन एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम, इन एपिथेलियल सेल्स का काम हमें जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से बचाना है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे अंदर एंटर ना हो, उसके अलावा कोई भी वेस्ट पार्टिकल कुछ भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ऑर्गन्स के अंदर एंटर ना हो, ये टिश्यूज़ हमें इस चीज़ से बचाते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन होती है किसी भी आयन का, किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करना। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन को थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद ये सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं, बॉडी सरफेस के गिर्द मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो कोई अगर कैविटी है, जो ग्लैंड्स हैं, अभी मैंने बात की कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो भी ग्लैंड है, कुछ भी है, उन तमाम के गिर्द जो आउटर कवरिंग होती है उन तमाम को एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यूज़ समटाइम्स जो होते हैं कुछ ऑर्गन्स में एज आ रिसेप्टर भी काम कर रहे होते हैं। रिसेप्टर क्या स्ट्रक्चर होता है, रिसेप्टर कोई भी एक ऐसा सेल होता है जो कि, या फिर कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट सेंसेस को डिटेक्ट करता है, उनको रिसीव करता है। जैसे स्मेल है, टेस्ट है, हेयरिंग, विजन, ये लिखी हुई है उन्होंने यहाँ पर। तो हमारे फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट को लेती हूँ। टेस्ट कौन सेंस करता है, हमारी टंग।
हमारी टंग में एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं या एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उन एपिथेलियल सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो हैं टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। हमें देखें, खाना हम खा रहे होते हैं, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है ये आज खाना अच्छा है, आज खाना बुरा है, या ये खाने का टेस्ट ऐसा है वैसा है, ये नमकीन है, ये मीठा है, जो भी है ये टेस्ट जो है वो हमें पता चल जाता है। बिकॉज़ हमारी जो टंग होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे ईयर्स में विज़न, हमारी आँखों में स्मेल के लिए हमारे नोज़ में भी एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। उसके बाद कहता है कि एग्जिस्ट इन कहते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज़ आर न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं किसी भी एपिथेलियल टिश्यू में। उसके बाद कि ये क्लोज एपोजिशन के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इस बात का मतलब है कि एक एपिथेलियल टिश्यू में ना जो सेल्स होते हैं ना, जो डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली अटैच होते हैं। उनके जो दरमियान की स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। स्पेसेस कम होती हैं इसीलिए तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई भी चीज़ जो होती है वो उनके दरमियान से मूव नहीं कर सकती। उसके बाद कहता है फ्री सरफेस बॉडी में हमारी जो भी आउटर सरफेस होती है हमारी बॉडी की, वो तमाम एपिथेलियल टिश्यूज़ उसको लाइन कर रहे होते हैं। ऑर्गन्स की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर सरफेस होगी। जो भी ट्यूब्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन तमाम की आउटर सरफेस एपिथेलियल टिश्यूज़ लाइन कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम शेप ऑफ द सेल बात करें, अब ये जो सेल है ना एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर, जो डिफरेंट एपिथेलियल सेल हैं वो 3 शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है स्क्वेमस, देन क्यूबॉइडल एंड देन कॉलमनर। स्क्वेमस होता है कोई भी चीज़ जो फ्लैट हो, ठीक है, फ्लैटेंड है ना, इसका मतलब फ्लैट जो चीज़ होती है वो स्क्वेमस फ्लैट होते हैं। और ये कैरेटनाइज्ड भी होते हैं, समटाइम ये नॉन कैरेटनाइज्ड होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, कैराटिन एक प्रोटीन है जो कि जो एपिथेलियल के सेल होते हैं ना उनमें पाई जाती है। कुछ एपिथेलियल के सेल में कैराटिन होती है, कुछ एपिथेलियल सेल में कैराटिन नहीं होती। जिन सेल्स में कैराटिन नहीं होती हम उनको नॉन कैरेटनाइज्ड कहते हैं। और इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये कैपिलरीज में वॉल्स, कैपिलरी की जो वॉल होती हैं और स्किन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद क्यूबॉइडल जो क्यूब्स की फॉर्म में होते हैं। क्यूब्स का आपको पता है कि डाइस की फॉर्म में, या फिर कह लो कि जो प्रॉपर 4 कॉर्नर्स वाला एक जो कोर टाइप चीज़ होती है ना, ये उस शेप के होते हैं। उसके अलावा ये जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी ट्यूब्स को बना रहे होते हैं। अच्छा, किडनी आपको पता है हमारे स्टमक में हमारे एब्डोमेन के रीजन में दो किडनीज़ मौजूद हैं। किडनीज़ का जो बेसिक यूनिट होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का काम यूरिन प्रोडक्शन में भी होता है। उसके अलावा ये आयंस की, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन में भी होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में भी होता है। बेसिकली नेफ्रॉन का काम किडनी के अंदर यूरिन बनाना है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड टाइप होती है इनकी कॉलमनर सेल्स। कॉलमनर सेल्स वो होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं। आप सिंपली कह लो कि जो लेंथ वाइज होते हैं, जो थोड़े लंबे होते हैं, उनको कॉलमनर सेल्स कहते हैं। और ये इसमें समटाइम इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलियाज भी मौजूद होते हैं। इनका काम भी एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन में इन्वॉल्व होना होता है। साथ में लुब्रिकेशन भी करते हैं। हमारी जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं ना, गट ट्यूब की, गट होता है पूरे का पूरा, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, एक्चुअली इसकी बेसिस होती है वो गट बना रही होती है। तो इनकी जो इनर लाइनिंग होती है तमाम को लाइन करने के लिए, ये इनकोड करने के लिए जो है ये कॉलमनर सेल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद लेयर्स की बुनियाद पर भी सेल्स को क्लासिफाई किया गया है। पहले ऊपर वाले थे उनकी शेप, जो नीचे वाले हैं ना ये सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ये है उनकी लेयर्स की बुनियाद पर कि सेल की एक लेयर है, सेल की 2 लेयर्स हैं या फिर कितनी हैं। तो सिंपल जो होते हैं उनमें 1 लेयर ऑफ सेल, मतलब सेल हैं वो सिंपली एक लेयर में मौजूद हैं। स्ट्रेटिफाइड वो होते हैं जिनमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। तीसरी टर्म आती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटिफिकेशन होती है बट वो कंप्लीट नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का, कि ये जो सेल होते हैं ना देखने में ऐसा लग रहा होता है इसे इनके अंदर ज़्यादा सारी लेयर्स हैं। जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड में कहा कि इनके ऊपर ज़्यादा सारी लेयर्स हैं, देखने में ये लग रहा होता है कि इनके ऊपर ज़्यादा सारी लेयर्स के ये बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये होते सिंगल लेयर के ही हैं। लेकिन ये जो सेल होता है ना, इनके जो सेल्स होते हैं जो इस पूरी लेयर में, इनका साइज़ डिफरेंट होता है। कहीं पर सेल ऊपर हो गया, कहीं पर सेल नीचे हो गया।
तो जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे हमें लगेगा कि बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिंगल लेयर होते हैं। उसके बाद आते हैं हम जो हमने पढ़ा, देखिए ये जो हमने ना ये वाले सिंपल, ये लेयर्स की बुनियाद पर, ये शेप की बुनियाद पर, अब इन दोनों को मिलाकर हमने जो है वो आगे से इनकी क्लासिफिकेशन की है। जैसे सबसे पहले है सिंपल, और सिंपल में सबसे पहला सिंपल और फिर स्क्वेमस। शेप ऑफ द सेल में भी सबसे पहले वाला, लेयरिंग ऑफ द सेल में भी सबसे पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसका क्या मुराद है कि एक तो ये सिंगल लेयर होगी सेल की, दूसरी बात सेल की जो शेप होगी वो फ्लैटेंड होगी, यानी कि वो सेल जो हैं वो फ्लैट होंगे। ठीक है, सिंगल लेयर्स ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स। अब इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर इनकी लोकेशन की हेडिंग दे सकते हैं कि ये कैपिलरीज़ में होते हैं, एल्वियोलाई में होते हैं, ग्लोमेरुलाई में होते हैं। उसके बाद अदर टिश्यूज़ जहाँ पर डिफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, ये इन तमाम पर मौजूद होते हैं। कैपिलरीज़ क्या होती हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं हमारी, जो किसी भी टिश्यू के पास जब आर्टरीज़ ब्लड लेके पहुंच जाती हैं ना, उसके बाद आर्टरीज़ आगे से कैपिलरीज़ में चेंज हो जाती हैं या टूट जाती हैं, या उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। कैपिलरीज़ का काम होता है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करना, हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन डालना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से वापस ले लेना और फिर उसको जो है वो वेन्स में डाल देना। एल्वुलाई जो होते हैं वो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट होते हैं, लंग्स में मौजूद होते हैं। ग्लोमेरुलाई, अभी हमने वहाँ पर किडनी के नेफ्रॉन्स की बात की, तो ग्लोमेरुलाई जो है ना वो नेफ्रॉन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक पार्ट होता है। उसके बाद ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये जो लाइनिंग होती है कैपिलरीज़ की, जो कि हार्ट और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना, ये आपका पूरा ये जो हार्ट का सिस्टम होता है ना, उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो हार्ट का कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हार्ट की इनर साइड हो या फिर जो कैपिलरीज हों उनकी लाइनिंग्स हों, वहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम का एक और नाम दिया जाता है जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। वैसे उन्होंने जैसे एंडोमेटीरियम उसकी लाइनिंग होती है, मतलब ये आपके इंटरनल एक ऑर्गन होता है उसकी लाइनिंग होती है, इसको एंडोथीलियम, वैसे ही एक एंडो स्टैंड्स फॉर इनर साइड, थीलियम का मतलब वो जो लेयर होती है सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की। और ये जो एपिथेलियम होती है वो इसका काम क्या होता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन करना, डिफ्यूजन करना, और ये बहुत ज़्यादा थिन होती है और डेलिकेट लाइनिंग बना रही होती है। उसके अलावा इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब आगे ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, ये देखें, एक तो ये सेल बहुत सिंपल है, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर है, और ये स्क्वेमस है। स्क्वेमस का मतलब कि यहाँ पर ना जो इनका फ्लैट होते हैं, ये सारे सेल बिल्कुल फ्लैट हैं या फिर फ्लैटन हैं। ये स्क्वेमस की सबसे ऊपर स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, कॉलमनर का मतलब वो जो लंबे सेल थे, लेंथ वाइज थे, जो लेंथी थे, वो सेल मतलब वो एपिथेलियम जिनके सेल एक तो सिंगल लेयर होते हैं और दूसरा वो जिनकी जो होती है शेप कॉलमनर होती है। सिंगल लेयर जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये बिल्कुल एंड पर जो आपको ये एक डार्कर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ना, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बेसमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसके ऊपर तमाम सेल्स आकर अटैच हो रहे हैं, या फिर आप कह लो कि ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये ओवल शेप न्यूक्लियाई होते हैं इनके अंदर। ओवल होता है कि जो एक हैन एग होता है ना, जो हैन एग की शेप आपने देखी होगी, उसको ओवल शेप कहते हैं। और ये वहाँ पर इनके बेसल रीजन किससे मुराद ही, बिल्कुल इनका जो बेसिक नीचे वाला रीजन है ना, बुनियाद जो होता है, इनकी बुनियाद जो होती है, वहाँ पर ये मौजूद हैं। उसके बाद ये जो होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर मौजूद होते हैं। स्टमक में जो डाइजेस्टिव ट्रैक स्टमक जो है डाइजेस्टिव ट्रैक का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके गिर्द ये मौजूद होते हैं। यूट्रस के गिर्द मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, म्यूकस को मूव करना। उसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, और ये यूट्रस, इन तमाम का जो होते हैं ना, इनके गिर्द की जो लाइनिंग होती है वो तमाम के तमाम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है। उसके बाद कहता है ये स्पाइनल कॉर्ड का भी सेंट्रल पार्ट होते हैं। अब कहते हैं कोई भी जो वायरस होते हैं ना, सिंपली वो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड कॉज कर रहे होते हैं। कॉमन कोल्ड यानी कि ये जो ज़ुकाम, नज़ला, बुखार वगैरह, इनमें जैसे कोरोना वायरस अब सबसे बेसिक उन्होंने देखिए एग्जांपल में ही सबसे पहले कोरोना वायरस लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड राइनो वायरसेस। ये तीनों वायरसेस इनका काम वही होता है कि ऐसे इनके सिम्टम्स अगर ये हो जाएं, किसी को सिम्टम्स ये होती हैं, ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, निमोनिया हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये जो आप फ्लू होता है ना, ज़ुकाम होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस एक और वायरस है
ये भी कॉमन कोल्ड ही कॉज करता है। इसमें भी ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक और बेसिकली इसमें नोज़ को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन नोज़ में होता है इस वायरस के नतीजे में। और ये जो वायरसेस है ना, जो भी कॉमन कोल्ड कॉज करने वाला वायरस है, उसका टारगेट ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ही होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को लाइन कर रही है ना। तो कॉमन कोल्ड होता ही तब है जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये आगे से लेंथ वाइज सेल रेक्टेंगुलर सेल्स अटैच हैं। आगे है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूब सिंपल का मतलब सिंगल ईयर, क्यूबाइडल का मतलब सेल की जो शेप है वो क्यूब की तरह की है। क्यूब यानी कि एक प्रॉपर की जो कोर रीजन होता है ना, जो एक रीजन कह लो, ये एक सेल कह लो, ये एक स्ट्रक्चर कह लो, वो होता है। ये लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इनके पास सेंट्रल न्यूक्लियाई। लार्ज का मतलब बड़ा, स्फेरिकल का मतलब गोल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गोल ही हो, किसी बॉल की शेप का ही हो, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। और उसके बाद सेंट्रल न्यूक्लियाई का मतलब वो जो सेंटर में मौजूद होता है, यानी किसी पेरिफेरी किसी साइड्स पर धकेला हुआ नहीं, बल्कि सेंटर पर मौजूद होता है। उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होती है कहाँ पर मौजूद है, कि ओवरीज में मौजूद है, नेफ्रॉन्स में मौजूद है, रीनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद है, उसके अलावा ये आइज़ में और थायराइड में मौजूद है। ओवरीज ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन फीमेल्स में पाए जाते हैं, या फिर कोई भी वर्टिब्रेट है ना, उनकी फीमेल्स में ओवरीज पाई जाती हैं। उसके बाद नेफ्रॉन्स हैं, किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट, उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं कि वो आप कह लो ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो आपके किडनीज़ के अंदर पाई जाती हैं। रीनल जहाँ पर भी टर्म आएगी ना, इट्स मीन समथिंग रिलेटेड टू किडनीज़। और उसके अलावा कहता है कि आपके आइज़ में थायराइड में भी पाए जाते हैं। थायराइड एक ग्लैंड है जिसका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। ये आपके नेक रीजन में पाया जाता है। नेक आपके जो माउथ के नीचे वाला रीजन है ना, फेरिंग से आगे, वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद इसका काम सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे डिफरेंट सिक्रीशन। जैसे अभी हमने थायराइड की बात की, थायराइड में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो वहाँ पर ये हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन एब्जॉर्प्शन करता है ऑयंस की और सॉल्ट की और वाटर की, तो इसका मतलब वहाँ पर इस एपिथेलियम का काम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में आ जाता है। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, और कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। एक्टिव और पैसिव मूवमेंट का मतलब, एक्टिव मूवमेंट वो होती है जहाँ पर सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए एटीपी चाहिए होती है, यानी कि एनर्जी चाहिए होती है। पैसिव मूवमेंट वो होती है जहाँ पर एटीपी नहीं यूज़ होती, बल्कि सिंपल या तो डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या किसी भी और तरीके से जो सब्सटेंसेस होती हैं ना, वो मूव कर जाती हैं। उसके बाद ये आगे डायग्राम में आपको ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम दिखाई दे रही है। इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर जो है वो सेल्स की एक लेयर है। उसके बाद है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, अब इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाली जो टर्म है ये आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेटिफाइड होती हैं ज़्यादा सारी लेयर्स। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है वो जो लेयर्स होती नहीं हैं, लेकिन वो देखने में लग रही होती हैं कि ये लेयर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनकी शेप रेगुलर नहीं होती, उनका साइज़ रेगुलर नहीं होता। इसकी वजह से क्रॉस सेक्शन में देखें, दूर से देखें तो वो यूँ लग रहा होता है जैसे कि ये बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स हैं। समटाइम्स इन सेल्स की सरफेस के ऊपर सीलियाज मौजूद हैं, जैसे ये आपको नीचे एक डायग्राम दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर डिफरेंट सेल्स अटैच हुए हुए हैं। अब आप देखें इन सेल्स की ना तो कोई रेगुलर शेप है, ना ही इनका कोई रेगुलर साइज़ है। साइज़ में भी डिफरेंस है, शेप में भी डिफरेंस है, इवन इनके न्यूक्लियस की पोजीशन में भी डिफरेंस है, कहीं पर ऊपर है कहीं पर नीचे है। तो वो आप दूर से देखेंगे तो यूँ लगेगा कि ये जो बहुत सारी लेयर्स हैं, यानी कि देखने में भी 2 लेयर्स तो लग रही हैं एटलीस्ट, लेकिन जब इनको बहुत गौर से देखा जाएगा तो इसी की बात कंफर्म हो जाती है कि नहीं, ये है तो एक ही लेयर, लेकिन क्योंकि सेल का डिफरेंस है, क्योंकि सेल के साइज़ का डिफरेंस है, इसकी वजह से कि देखने में हमें ज़्यादा सारी लेयर्स लग रही है। इनके ऊपर सीलियाज मौजूद होते हैं। सीलियाज का काम क्या होता है कि सीलियरी एक्शन प्रोवाइड करते हैं। सम टाइम वाटर को इनके अंदर ड्रॉ करने के लिए, वाटर को इनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस को इनके थ्रू मूव करने के लिए सीलियरी एक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होते कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन जो है वो एंडोमेटीरियम इन द फीमेल्स। एंडोमेटीरियम यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसको एंडोमेटीरियम कहते हैं।
तो एंडोमेट्रियम स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, या फिर जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर होती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है ये एपिथेलियम। और उसके अलावा ये जो होता है ना ईयर्स के एक्शन में भी, सॉरी ये ईयर्स में भी जो इंटरनल पार्ट होता है ईयर का, वहाँ पर भी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मौजूद होती है। सीलियास का होना ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स सीलियास होते हैं, समटाइम्स इनके पास सीलियास मौजूद नहीं भी होते। तो उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आउटर मोस्ट लेयर बना रही होती है स्किन की। और उसके अलावा ये माउथ, एजोफेगस और वेजाइना, इन तमाम के गिर्द जो है ये मौजूद होती है। और इसका काम वहाँ पर इन तमाम टिश्यूज़ को एब्रेशन से बचाना होता है। एब्रेशन होती है यानी कि इनको टूटने फूटने से बचाना, इनको जो है वो इनकी उसमें से इनकी आप कह लो कि इनके स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन से इनको बचाना, इसका काम होता है। यहाँ पर आगे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है। अब ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि सेल फ्लैट है, लेकिन अब वो सेल ज़्यादा सारी लेयर्स में है। एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर। अब जो लेयर्स होती हैं वो ऐसे यूँ नहीं होगा कि जैसे आपने एक चीज़ पहले एक चीज़ रखी है, उसके ऊपर दूसरी रख दी, उसके ऊपर तीसरी रख दी, लाइक वो इस तरह से लेयर्स नहीं होती। ये लेयर्स में सेल की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है, वो इतनी कोई रेगुलर नहीं होती कि उसमें जो है वो लाइक पता चले जैसे हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ जो है वो रख रहे होते हैं। तो बच्चों ये तमाम जो था वो आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में था। अब अगर ओवरऑल ये स्ट्रक्चर, ये अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो ये सारे टाइप्स, ये सब कुछ तो हो गया जो आपने लिखा है, लेकिन इसमें इसके आप ओवरऑल फंक्शंस की बात कर सकते हैं कि ये डिफरेंट मटेरियल्स को मूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा कहता है ये डिफरेंट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन की जो एपिथेलियम होती है वहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड्स का काम होता है डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करना, जैसे कि स्वेटिंग करना ना, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो वो स्वेटिंग। अब वो भी काम क्या है एक्चुअली, वो काम तो एपिथेलियम का है ना, क्योंकि वो ग्लैंड्स इस एपिथेलियल लेयर में ही तो मौजूद है। उसके बाद ही हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो, या फिर कोई भी और चीज़ हमारी स्किन के अंदर से पेनिट्रेट होकर हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ना चली जाए, इस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टंग होते हैं, ये तमाम इसके लिए, इसमें भी इस एपिथेलियल लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होती है कि डिफरेंट सेंसेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा इनके आगे से हमने टाइप्स पढ़ी हैं, हमने इनकी लेयर्स की बुनियाद पर टाइप्स पढ़ी हैं, फिर हमने इनको आपस में जोड़ कर आगे से इनकी कुछ जो है वो टाइप्स बनाई हैं, फिर वो पढ़ा है कि वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर मौजूद हैं तो उनका फंक्शन क्या है। तो बच्चों ये सब कुछ था। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी कोई भी चीज़ जो ना समझ आ रही हो, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो टेक्स्ट कर दें या फिर उसको वॉइस नोट भेजकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको जो है वो उसमें समझा दूँगी। ओके बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।